अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक आ रही है मेरी। ओके। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है बेसिकली रिमेटोलॉजी एंड उसके अलावा जो बोन्स के अंदर जो डिजीज़ होती हैं आपकी बच्चों में, विच इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस, कॉमन है सबसे। तो जो आपके सिनेरियो आएगा वो स्टार्ट होगा विद जॉइंट पेन या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स इन द लिम्स के साथ, या पेनफुल मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स के साथ, या लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट बता सकता है, या लिम्पिंग चाइल्ड बता सकता है कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ठीक है। इसमें से एससीक्यूज़ में एक दो टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ इसमें से आते भी हैं और थोड़े ट्रिकी भी होते हैं उसमें। मतलब आपको ये याद करने वाली इंफॉर्मेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा परवेज़ अख्तर का जब हम पीडीएफ करेंगे। एक बात तो इसमें ये होगी। दूसरी बात इसमें ये है कि ये ओवरलैप कर रहा है आपका जो M1 के अंदर रेमेटोलॉजी का टॉपिक है ना, उसके साथ ये ओवरलैप करेगा थोड़ा। तो उसमें से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ मेडिसिन में और कौन सी पीडियाट्रिक्स में आपने फोकस करनी है, और पढ़ेंगे हम दोनों को मिला के ही। अम, जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस की टाइप्स हैं, एक तो जाइए है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। दूसरा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसका भी जुवेनाइल ऑनसेट हो सकता है। एडोलिसेंट जो होते हैं उनके अंदर उसका ऑनसेट हो सकता है। और थर्ड जो एसएलई है उसका भी अर्ली ऑनसेट होता है काफ़ी। ठीक है, वो आर्थराइटिस में से ये चीज़ें कॉमन है। अब जिन्होंने मेडिसिन वाली रूमेटोलॉजी नहीं पढ़ी हुई उनको शायद मेरी बात ना समझ आ रही हो, तो हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी सा टॉपिक है, तो आपको समझना है तो साथ साथ पूछ लेना मुझे। तो वेन एवर कोई पेशेंट आपके पास पेन इन जॉइंट के साथ प्रेजेंट करेगा, तो पहले आपने ये देखना है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको जॉइंट के अंदर ही पेन हो रहा हो। वो उसका जॉइंट के ऊपर जो ओवरलाइंग स्किन है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो उस जॉइंट से रिलेटेड साइड पे मसल पड़े हुए हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो कि उसके जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है। तो सबसे पहला आपका डिफरेंशियल बनेगा आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस में जब हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप की बात करेंगे तो तीन जो मैंने आपको बताए हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अर्ली ऑनसेट, एसएलई आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, बच्चों के अंदर आर्थराइटिस की ये टाइप्स हो सकती हैं। तो जब भी कभी जॉइंट पेन आए उसका डिफरेंशियल आपको लिखने के लिए आ जाए, तो आपने ये सारी उसके अंदर लिख देनी है। ठीक है, हो गया। सेकंड कॉज हो सकती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, आप उसमें पैथोलॉजी में पढ़ के आए होगे कि इन्फेक्शन ऑफ द मेडुलरी बोन बेसिकली होती है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो बोन के अंदर इन्फेक्शन होता है। अब इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है विदाउट इन्वेस्टिगेशंस। जो इन्वेस्टिगेशंस आप करवाओगे, एक्सरे फाइंडिंग्स देखोगे, एक्सरे इतना सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा एमआरआई की तरफ जाओगे, बोन स्कैन की तरफ जाओगे। और आर्थराइटिस के लिए एक चीज़ करवाते हो आप, आर्थ्रोसेंटेसिस, जॉइंट एस्पायरेशन। जॉइंट फ्लूइड का एस्पायरेट लोगे और उसको एनालाइज करोगे, इसकी हम डिटेल में अभी बात करेंगे, तो फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्योंकि आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन, सेप्टिक आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए उससे, और ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। थर्ड चीज़ हो सकती है सेलुलाइटिस। ये जो ओवरलैंग स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसका जो इन्फ्लेमेशन होगा ना, उसको सेलुलाइटिस कहते हैं। तो वो हो सकती है। उसके अलावा आप इसमें स्किन की और चीज़ें भी डाल सकते हो। स्किन के अंदर जो सारी एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है,
एम्पेटिको हो सकता है, स्किन की कोई भी इन्फेक्शन डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो सेलुलाइटिस है। उसकी वजह से भी पेन हो सकता है कि वो ऊपर स्किन के अंदर प्रॉब्लम हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी सारी इन्फेक्शंस और इनसे रिलेटेड थी ना। अब आ जाता है आपका ALL, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ना, ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है, यंग एज ग्रुप में कॉमन है ये, 5 to 15 ईयर्स में। तो ये भी प्रेजेंट करता है लिम्पिंग चाइल्ड के साथ और जॉइंट पेन के साथ। तो इसको भी आपने डिफरेंशियल्स में अपने रखना है। उसके बाद आ जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में बेसिकली क्या हो रहा होता है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है ना इसमें, फैक्टर 8 या फैक्टर 9 का प्रॉब्लम होता है हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B है। तो इनके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट होती है। उस ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट की वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट की, उसको आप कहते हो हीमार्थ्रोसिस। हीम मीन्स ब्लड एंड आर्थ्रोसिस आर्थ्रो जॉइंट। तो ये भी प्रेजेंट कर सकता है जॉइंट पेन के साथ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका TB, ट्यूबरकुलस जॉइंट। जो TB होता है वो आपको पता ही, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं उसकी। पल्मोनरी TB तो होता ही है, GIT को इन्वॉल्व करता है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को करता है, बोन्स को करता है, वर्टिब्रा को, पॉट्स डिजीज, एंड जॉइंट्स को भी कर सकता है। ट्यूबरकुलस जॉइंट भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करती हैं उसमें। अच्छा, आर्थराइ हाँ, उसमें जो है वो हो सकता है सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है जिनकी मैनिफेस्टेशन होती है जॉइंट डिजीज़। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ी थी कल ही, हेनॉक शॉलन पेपरा में जो है वो जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। डिफरेंट टाइप्स के वॉस्कुलाइटिस होते हैं जिनके अंदर जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट। तो जब जॉइंट पेन का सिनेरियो आएगा आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब इसमें से मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो आपके सिनेरियो आते हैं। जॉइंट पेन के साथ आपका ALL का सिनेरियो आएगा, आपका सेप्टिक आर्थराइटिस का आएगा, MCQs में GIA का आपका सिनेरियो आएगा। ठीक है, SCQ में नहीं आया अभी तक। और ऑस्टियोमाइलाइटिस का आपके पास आएगा SCQ। ठीक है। हीमोफीलिया वाले का आपको इस तरह पता लग जाएगा कि उसके अंदर हिस्ट्री होगी ब्लीडिंग फ्रॉम बर्थ के ऊपर, जो उसका सर्कमसीजन जब करवाया होगा तब से ब्लीडिंग हो रही है, छोटे मोटे उसको ट्रॉमा होते हैं तब उसकी ब्लीडिंग जो स्टॉप नहीं होती, इस तरह की हिस्ट्री होगी उसमें, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अभी शायद आपको इतना अभी ना समझ आया हो, इसको हम आगे देखते हैं। अब बेसिकली जब भी आपके पास रोमेटोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है ना, ये मेडिसिन एंड पीड्स दोनों के लिए, तो उसमें आपने ये 6 चीज़ें जो हैं वो देखनी है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि नहीं दी हुई, और अगर दी हुई है तो उसको आपने कैसे इंटरप्रेट करना है। फर्स्ट वन इज़ एज। एज हम बात करें पीड्स में तो यंग ही एज होगी। यंग एज में क्या कॉमन होता है, आर्थराइटिस। अब हम जो है स्पेसिफिकली आर्थराइटिस पे आ गए हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल्स हम छोड़ देंगे, सेलुलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। आर्थराइटिस की टाइप्स अब हम डिस्कस करेंगे जो हो सकती हैं। तो यंग लोगों में कौन कौन सी मैंने आपको बताई हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस JIA हो सकता है, SLE थोड़े एडोलेसेंट एज के अंदर प्रेजेंट कर सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 18 की एज में तकरीबन प्रेजेंट करता है यंग लोगों में। और कौन सा बताया है जो बच्चों में कॉमन होता है, वो सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है। तो बच्चों में जो कॉमन आपके पास आएगा वो सेप्टिक आर्थराइटिस या जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस आएगा। ये है, ट्रॉमा के साथ प्रेजेंट करेगा बच्चा तो सेप्टिक के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप मेडिसिन में ज़्यादा पढ़ोगे। हम डिजीज़ के वाइज देख लेते हैं। जो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है उसकी डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इन 4 डिस्ट्रीब्यूशंस में से वो मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकता है। मोनो आर्टिकुलर मींस के इन्वॉल्विंग ओनली वन जॉइंट। ठीक है। और वो पॉली आर्टिकुलर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है कि मोर देन वन जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा हो। और उसकी और भी हैं टाइप्स, वो हम डिटेल में देखेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे। और
जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो मोनो आर्टिकुलर प्रेजेंट करता है, एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है पूरी बॉडी के अंदर, एक से ज़्यादा नहीं होता। ठीक हो गया। रोमेटिक फीवर जो होता है उसके अंदर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये भी इसकी एक मैनिफेस्टेशन होती है कि जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपके जोन्स क्राइटेरिया होता है, उसमें बाकी भी काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो भी हम हार्ट के चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओलिगो आर्टिकुलर के साथ एज सच बच्चों की कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं करती, बड़ों में जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेजेंट करता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया आपके आंसर। व्हाट इज़ एज ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। अब ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स दो तरह की होगी, या एक्यूट होगी या क्रोनिक होगी। अगर एक्यूट है तो उसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली सेप्टिक आर्थराइटिस बच्चों में आएगा। ठीक है, ये गाउट बच्चों की डिजीज़ नहीं है इसलिए नहीं है। और जो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है और एसएलई हैं, ये क्रोनिक में आएंगे। इसकी ड्यूरेशन स्पेसिफिक है जुवेनाइल आर्थराइटिस में 6 वीक्स, 6 वीक्स या इससे ज़्यादा का आर्थराइटिस हो गई है। ठीक हो गया। थर्ड चीज़ आपने देखनी है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, अदर मैनिफेस्टेशन होगी डिजीज़ की, स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होंगी, उसकी साइटोपिनियाज होंगे, ये चीज़ें होंगी। तो ये आपने ज़रूर देखनी है। इसमें टिपिकल जो डिजीज़ आती है वो एसएलई है, और जो हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं उसकी एक टाइप होती है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस विद सिस्टेमिक डिजीज़, तो वो भी प्रेजेंट कर सकता है इसमें। ठीक है, बाकी आपसे रिलेटेड नहीं है ये, मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब पीठ से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखना है आपने। फिफ्थ जो चीज़ है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन किस में होंगे, ऑटो इम्यून अगर फिनोमिना है या इन्फेक्टिव फिनोमिना है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये जो जे है ये भी ऑटो इम्यून है डिजीज़, इडियोपैथिक है वैसे, लेकिन अंडरलाइन मैकेनिज्म इसका ऑटो इम्यून है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस होंगे, वही जो आप लोग पढ़ते थे ना, वॉर्म, टेंडर, रिथमेटस, स्टिफ, ये तो क्लिनिकल साइंस हैं इसके। और अगर हम लैब में देखना चाहें कि इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, तो क्या मार्कर्स होंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो दी ये साइंस हैं और ये लैब पे आपको पता लगेगा। बाकी ये लैब है, साइंस ही हैं। ठीक है, और सबसे आखिरी चीज़ क्या करवाओगे आप आर्थराइटिस के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करोगे, आर्थरोसेंटिसिस या जॉइंट एस्पायरेशन। उसमें आपने 3 C's देखने होते हैं। 3 C's में आप क्या देखते हो, सेल्स विच आर न्यूट्रोफिल्स, क्रिस्टल्स एंड कल्चर करवाते हो उसका। 3 C, न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल नहीं है तो दैट इज़ डीजेनरेटिव डिजीज़, वो एडल्ट्स में होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर। थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 50,000 तक रेंज है उनकी, लेकिन 2,000 से ज़्यादा है तो दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में कौन कौन से आ जाते हैं, जो ऑटो इम्यून है सारे, जाई आ जाएगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाएगा, और इसके टाइप के आ जाएंगे सारे। और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए में, इट मीन्स के इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है कोई, सेप्टिक आर्थराइटिस और ट्यूबरकुलस जॉइंट और ये वाले जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, ये आ जाएंगे इसके अंदर। क्रिस्टल्स सिर्फ एक ही डिजीज़ में है, वो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस है एडल्ट्स में, गाउट और सूडो गाउट। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑब्वियसली किसी और में पॉजिटिव नहीं होगी, किस में होगी सिर्फ पॉजिटिव, सेप्टिक आर्थराइटिस में पॉजिटिव होगी। जॉइंट फ्लूइड के कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें एंटीबॉडीज़ करवा सकते हो, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना आप याद रखो फ़िलहाल के जो ये एएनए होती है ना, ये काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ का एक अ, होता है, एएनए एसएलई में पॉजिटिव होती है। या एक और एंटीबॉडी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी, ये एसएलई में
पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर साथ ये आपके मेडिसिन से रिलेटेड है, याद रखना चाहो तो याद रख लो। HLA की एसोसिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, और एक इनका एक ग्रुप का नेम होता है, मुझे भूल रहा है, रिएक्टिव आर्थराइटिस आता है उसके अंदर, बेसिकली रीटर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर HLA-B27 की जो है एसोसिएशन होती है। तो ये उधर के लिए आप ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया होगा आपका मेडिसिन और बीट्स का। बहरहाल अब हम इसको पढ़ते हैं उधर से, बीट से। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की। उसमें आपके पास चार तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सबसे पहले आप याद रखो माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, वो एक ही डिजीज़ में होता है, उसके अलावा किसी डिजीज़ में नहीं होता। अगर माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस उसने बता दिया तो दैट इज़ रिमेटिक फीवर। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर एक रेयर चीज़ है डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, उसके अंदर माइग्रेटरी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें रोमैटिक फीवर में माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है। माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस का क्या मीनिंग है कि एक जॉइंट के अंदर पेन होगा स्टार्ट, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, आर्थराइटिस उसमें रिजॉल्व हो जाएगा, दूसरे जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट को ले लो और हिप को ले लो। तो नी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, पेन स्टार्ट होगा, सारा कुछ होगा, आर्थराइटिस होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा लेकिन हिप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हिप ठीक हो जाएगी, फिर ऊपर एल्बो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट माइग्रेट करता रहेगा आर्थराइटिस। दूसरा याद रखो मोनो आर्टिकुलर। मोनो आर्टिकुलर मीन्स कि एक ही जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ नी जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है और कोई जॉइंट नहीं इन्वॉल्व हुआ, सिर्फ हिप जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है और कोई नहीं हुआ। तो उसमें दो डिजीज़ आती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो एडल्ट्स में होता है, ओल्ड एज की डिजीज़ है ये। और दूसरा सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस बच्चों में कॉमन है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से भी। तो इनमें एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है सिर्फ। तीसरी आ जाती है पोली आर्टिकुलर एसिमेट्रिक। पोली आर्टिकुलर मीन्स काफ़ी सारे जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोर देन 6 आई थिंक पोली आर्टिकुलर कहलाते हैं। तो इसको मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे भूल गया। पॉली आर्टिकुलर में आपके पास दो डिजीज़ हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस एंड SLE। इसमें से रोमेटाइड तो चलो 30s 40s में होता है, SLE जो है उसका ऑनसेट अर्ली हो सकता है। और 4 टाइप्स है, ओरिगो आर्टिकुलर एसिमेट्रिक। और हाँ, सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है? सिमेट्रिक का मीन्स कि लेफ्ट साइड के जॉइंट भी इन्वॉल्व होंगे और राइट साइड के भी इन्वॉल्व होंगे। अगर लेफ्ट नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो राइट के ऊपर भी नी जॉइंट ही इन्वॉल्व होगा, दिस इज सिमेट्रिक। तो ये SLE और रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। ओलिगो आर्टिकुलर मीन्स के एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है, और एसिमेट्रिक मीन्स कि सिर्फ एक साइड के जॉइंट इन्वॉल्व हैं। फॉर या अगर दूसरी साइड का इन्वॉल्व है तो सिमेट्रिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक साइड का नी जॉइंट इन्वॉल्व है, दूसरी साइड का एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व है, एक साइड के स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व हुए हैं और दूसरी साइड का नी जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट राइट और लेफ्ट के ऊपर डिफरेंट जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए होंगे। तो इसमें इसमें जो है कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन जो मेन डिजीज है दैट इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ये एक स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज होती हैं, एम्ब्रेला टर्म एक है ये, उसके एक सब टाइप होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये प्रेजेंट कर सकती है, ये यंग लोगों की है। ठीक है, इसके अंदर जो है आइज़ की मैनिफेस्टेशन भी होती है। मोस्ट कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशन होती है कि इसमें बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन, और आइज़ के अंदर एंटीरियर यूवेइटिस होता है। इस तरह प्रेजेंट करता है आपके क्वेश्चन के अंदर भी, और वैसे भी इस तरह प्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आप समझ आ गई है? कोई कन्फ्यूजन रह गई हो इसके अंदर? व्हाट आर द 6 क्वेश्चंस जो आपने हर रूमेटोलॉजिकल पेशेंट में देख सोचने हैं? दी 6 कि ये चीज़ आपके क्वेश्चन में दी हुई है उन्होंने कि नहीं? एज, पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चा ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्व है,
या और भी कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हैं, वार्म है, रेड है, टेंडर है, CRPSR रेज है कि नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड की क्या बात की है उसने, और कोई एंटीबॉडी उसने बताई है, या HLA वगैरह से रिलेटेड की बात तो नहीं की उसने, ये बात। तो इडियोपैथिक मीन्स विदाउट एनी कॉज या विद एन अननोन कॉज। तो बाकी सारी आपने कॉजेज़ की एक्सक्लूजन करनी है। जब कोई भी और कॉज ना हो आर्थराइटिस की या जॉइंट पेन की, फिर आप लेबल कर सकते हो कि दिस इज़ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। और फोर्थ चीज़ है ड्यूरेशन, वही जो मैंने आपको बताई थी, 6 वीक्स के ज़्यादा का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो जुवेनाइल से आपको पता लगा 16 से कम की एज का है, इडियोपैथिक से पता लगा एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज़ करनी है आपने, देर इज़ नो नाउन कॉज होनी चाहिए। एंड आर्थराइटिस से पता लगा 1 या 1 से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होना चाहिए। और क्रोनिक आर्थराइटिस है ये, तो इट मीन्स कि 6 वीक्स के ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट होगी। इतना इसका क्राइटेरिया है, ये आपने याद करना। फिर हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है कि कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व में सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस है या नहीं। पोली आर्थराइटिस मीन्स 5 और मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व में। ओलिगो आर्थराइटिस मीन्स 4 या 4 से कम। ठीक है, मतलब एक इसमें से याद कर लोगे तो दूसरा, 4 या 4 से कम तो ओलिगो आर्थराइटिस, 5 या 5 से ज़्यादा तो पॉलीआर्थराइटिस। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है, कोई स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, कोई फीवर है या कुछ इस तरह का है, तो दैट विल बी सिस्टेमिक ऑनसेट जाइए। और फीवर कौन सा होता है इसमें, कोटिडियन का मीनिंग के एक दिन के अंदर जो है वो ये फीवर आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर एक दिन के अंदर अगले दिन दोबारा हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल चलेगा इसका। एक्सक्लूजन ऑफ अदर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा एटियोलॉजी इसकी जो है वो कोई नहीं करनी है आपने। बेसिकली इसमें उसने बताया हुआ है कि इसकी ऑटो इम्यूनिटोलॉजी होती है, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वही जो हर डिजीज़ में होते हैं वही यहाँ पे। एपिडेमियोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, पैथोजेनेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने याद रखना है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर WBCs इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। क्लासिफिकेशन कर चुके हैं हम। इस क्लासिफिकेशन आपके MCQs में आती है, क्राइटेरिया एंड क्लासिफिकेशन याद करनी है आपने। 4 और less than 4 ओलिगोआर्थराइटिस, 5 और more than 4 पॉलीआर्थराइटिस विद रैश और फीवर और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनोमेगैली जिसमें स्प्लीन और लिवर दोनों आ जाते हैं, या सिरोजा की इन्वॉल्वमेंट, प्लूराइटिस, एसाइटीज़ या इस तरह का कुछ है, तो दैट विल बी सिस्टेमिक ऑनसेट डिजीज़। डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई नहीं है। बेसिकली जो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हो वो एक्सक्लूड करने के लिए कर रहे हो अदर कॉजेज़ को। ESR हाई होगा, इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, नॉन स्पेसिफिक है। हीमोग्लोबिन लो होगी, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा इसके अंदर। रूमेटाइड अगर आपने पढ़ा है मेडिसिन में तो उसमें भी ये होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर रेज्ड, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है इसलिए। प्लेटलेट्स रेज हो सकते हैं। ओलिगो आर्टिकुलर में प्लेटलेट्स और CBC नॉर्मल होती है, ठीक है, ओलिगो आर्टिकुलर में। रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है। अम, जो इसकी ऊपर यहाँ लिखा भी होगा, पोलीआर्थराइटिस टाइप थी ना, उसके अंदर 2 फर्दर सब टाइप्स है, रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव एंड रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव। तो ये आपने याद रखना। रूमेटाइड फैक्टर जो है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन में पॉजिटिव तो ठीक है, बात जाएगी रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरफ। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है तो ये स्पेसिफिक नहीं है। ये इसकी बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि यही डिजीज़ है, कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है इसको या JIA है। ठीक है, नेगेटिव है तो आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते, इसलिए इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है अगर उसने दिया भी हुआ है। ANA और नेगेटिव, ANA की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ANA पॉजिटिव होंगी तो आपकी बात
SLE की तरफ जाएगी, JIA को आप थोड़ा रूल आउट कर दोगे आप। HLA की कौन सी एसोसिएशन होती है यहाँ? DR4। ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो HLA एसोसिएशन इसमें होती है, अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में कौन सी होती है। HLA-B27 की मैं आपको बता चुका हूँ, वो ज़रूर याद रखनी है आपने किसके साथ होती है। एक्सरे करवाओगे तो उसके ऊपर चेंजेस होंगी, ठीक है। और जॉइंट एस्पायरेशन इसने बताया नहीं है, लेकिन अगर जॉइंट एस्पायरेशन करवाओगे तो किस कैटेगरी में आएगा? सेल्स जो होंगे वो इन्फ्लेमेशन वाली कैटेगरी में होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 50,000 की रेंज में होंगे या इससे कम होंगे। और उसका कल्चर नेगेटिव होगा और कोई भी क्रिस्टल्स उसके अंदर नहीं होंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेगा? ट्रॉमेटिक जॉइंट इंजरी, ट्रॉमा हुआ है सिर्फ, ठीक है, बच्चा गिर गया है, उसको चोट लगी है, ये वाली चीज़ें। रिएक्टिव आर्थराइटिस, इसमें हिनॉक शॉलिन पेपरा, रीटर सिंड्रोम, वायरल एसोसिएटेड सैनोवाइटिस, ये वाली सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो प्रेजेंट कर सकता है इसके साथ। आई एम नॉट श्योर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो करवा सकता है। और पार्वो वायरस B19 जो है वो जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्यूट रोमेटिक फीवर की हम बात कर चुके हैं। जॉइंट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेप्टिक आर्थराइटिस, SLE हो सकता है, डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है, ALL हो सकता है, या अदर टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया या लिम्फोमा वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं जॉइंट पेन्स के साथ। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की एसोसिएशन है एक्यूट आर्थराइटिस के साथ। और सिस्टेमिक डिजीज़ होती हैं जो प्रेजेंट कर सकती हैं विद ये। और TB है, जो मैंने आपको पहले डिफरेंशियल्स बताए थे वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने बस एक दफ़ा पढ़ के याद आपने वही करने हैं। कौन से थे? रिवाइज करेगा कोई? सबसे पहले कौन से आर्थराइटिस सोचने हैं आपने? कौन कौन से आर्थराइटिस हो सकते हैं जो आएंगे बच्चों के अंदर? JIA तो एक हो गया, और रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसका अर्ली ऑनसेट हो सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस सबसे पहले, JIA के बाद या इससे भी पहले, बल्कि सेप्टिक सोचना, सेप्टिक सबसे कॉमन है, ठीक है, गुड। SLE, ठीक है। और रोमेटिक फीवर वाला जो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है वो भी डाल लो आर्थराइटिस के अंदर, ठीक है। अदर देन आर्थराइटिस अगर जाएं हम तो ऑस्टियोमाइटिस, ठीक है, और सेलुलाइटिस, ALL, उससे पहले हीमाटोमा भी रख लो इसके अंदर, जो ट्रॉमा होता है ना जॉइंट, ये मसल के अंदर, मस्कुलर हीमाटोमा, वो भी पेन के साथ प्रेजेंट करता है। हीमोफीलिया आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट TB रह गया। TB भी काफ़ी हमारी सेटिंग में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉमन है एक डिज़ीज़, तो वो भी जॉइंट के साथ प्रेजेंट करती है। MCQ में आ जाती है आपके कभी कभी TB में। मैनेजमेंट क्या होगी? एज सच कोई मैनेजमेंट, क्योंकि कॉज नहीं पता आपको तो क्या है, बस इन्फ्लेमेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट के हैं, या आपने ऐसा याद नहीं करने होते। फिजियोथेरेपी आ जाएगी, ये नीचे वाली चीज़ याद करो। फिजियोथेरेपी आपने बस एक ये पॉइंट याद रखना है, फिजियोथेरेपी, बेड रेस्ट की कोई ख़ास रोल नहीं है इसके अंदर। फिजियोथेरेपी का रोल है जो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट होगी, क्योंकि उस टाइम बच्चा हो सकता है कि चलना फिरना सीख रहा हो, अगर उसको पेन होता होगा तो वो छोड़ देगा चलना फिरना, जिसकी वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आगे होती जाती हैं, मसल्स जो है वीक होते जाते हैं, चलना आएगा ही नहीं उसे, और ये चीज़ें होंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है फिजियोथेरेपी करवाते रहो, मूवमेंट करवाते रहो उसकी जॉइंट के ऊपर जो होने वाली हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को ये तो था। अच्छा, जब भी आपके पास ट्रीटमेंट आएगा ना या मैनेजमेंट आएगी, तो उसके अंदर आपने फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों को जहन में रखना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में ये चीज़ें आती हैं, फिजियोथेरेपी, बेड रेस्ट, या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है फूड से रिलेटेड, या ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपके जहन में होगा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल कोई चीज़ है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख ही लोगे, याद आ जाएगा आपको। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं ज़रूर, कि दो तरह की होती है, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है उसको हम, ये लो जी ये मेडिसिन स्टार्ट करो आप, 2 दिन में ठीक,
ठीक है, लाइफस्टाइल पे इतना फोकस नहीं करते, दुनिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जा रही है अब। एनसेड्स देने हैं आपने उसको, ठीक है, नेप्रोक्सिन, ब्रूफिन, कोई भी आप एनसेड दे सकते हो इसके अंदर। कौन सी नहीं लिखी इसके अंदर? एस्पिरिन नहीं लिखी हुई, ठीक है, एस्पिरिन प्रेफरेबल नहीं है, बाकी हैं ये सारी। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ ब्लड वगैरह के साथ। अच्छा, डीमॉर्ट्स दे सकते हो, ये एनसेड फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। डिमॉर्ट्स जो है वो सेकंड लाइन है। डिमॉर्ट्स के अंदर वही पुराने फार्माकोलॉजिकल हैं, सल्फासेलाजीन, मीथोट्रिक्सेट एंड इन्फ्लिक्सीमैब, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, ये आएंगी, इनके सिर्फ आपने नेम करने हैं। अदर मेजर्स क्या हैं? सीवियर डिजीज़ हो रही है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के आप इंजेक्शन दे सकते हो। बेसिकली क्या होता है उनसे, जैसे ही आप इंजेक्शन दोगे, जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म चल रहा है जॉइंट के अंदर वो कम हो जाएगा, तो एक्यूट पेन रिलीफ के लिए आप वो दे सकते हो। स्प्लिंटिंग करोगे कि जब तक एक्यूट पेन उसको है तब तक उसको स्प्लिंट लगा दो, ताकि जॉइंट जो है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहे, उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको पता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो डिस्ट्रक्शन भी होती है, और जब डिस्ट्रक्शन होती है तो हीलिंग होती है, और जब हीलिंग होती है तो फाइब्रोसिस होने के जॉइंट जो बोन के एंड होते हैं वो मिल जाने के या गलत तरीके से मिल जाएंगे वो, तो ये वाली जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसके लिए स्प्लिंटिंग आप करते हैं। स्प्लिंटिंग मीन्स सपोर्ट देना, किसी तरह उसको फिक्स कर देना है आपने, बैक स्लैब से या किसी और चीज़ से सपोर्ट दे के। सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या कर सकते हो आप? ये तकरीबन सारे आर्थराइटिस के जो इन्फ्लेमेटरी टाइप्स हैं उनके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होती है, जॉइंट फ्लूइड को आप एस्पायरेट कर देते हो, तो इन्फ्लेमेशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। या आप उसको ओपन करते हो, ओपन करके उसको ओपन एक्सप्लोर करके उसको वॉश कर देते हो, ठीक है। ऑब्वियसली सर्जिकल जो है वो आखिर में आएगा। फ्रीक्वेंट ऑप्थेल्मोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है ना, इनकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऐसा ऐसा डेवलप होती हैं। तो एक तो आपका रूल आउट भी हो जाएगा कि ये कोई और डिजीज़ तो नहीं है, दूसरा मॉनिटरिंग भी हो जाएगी कि अगर डेवलप हो रही है तो उसको उसको भी साथ साथ ट्रीट करो आप। इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप यूज़ करते हो, ड्रॉप्स होते हैं, ठीक हो गया। प्रोग्नोसिस, ऑब्वियसली ये ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको पता है कि चलती रहती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है उसकी सिवियरिटी, एक्सरबेशंस आती हैं, रिमिशंस आती हैं, कभी भी क्योर नहीं होती हैं डिजीज़। एसएलई में भी इसी तरह है, इसमें भी यही है, रिमेटाइड में भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है। तो ऐसे होता है। द यंगर द ऑनसेट द ग्रेटर रिस्क ऑफ पुअर ग्रोथ, ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट होगा जाइए उतना पुअर ग्रोथ होगी बच्चे के जॉइंट्स की, उसकी बोन्स की, ठीक है। आयरिडोसाइक्लाइटिस जो है ये इसकी एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो सकती है। ऐसे ली में आपने इसमें पीठ से रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका मेडिसिन में आएगा सारा, सिवाय इस टेबल के। और इस टेबल को आसान याद रखने का तरीका है, सोप ब्रेन एमडी या निमोनिक आपका, इसमें सॉरी, इसमें जो है वो ये आता है एस से सिरोसाइटिस, ठीक है। सिरोसाइटिस में क्या क्या आएगा, जहाँ जहाँ सिरोजा है वो इन्फ्लेम्ड होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटीज़ वगैरह वगैरह। ओ से ओरल अल्सर्स। ए से आर्थराइटिस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, टू या मोर देन टू जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। फोटो सेंसिटिविटी होगी, ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे, इसमें एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और ल्यूकोपिनिया भी हो सकता है। रीनल मैनिफेस्टेशंस, एएनए पॉजिटिव होगी, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, इम्यूनिटी इनकी थोड़ी ख़राब होगी, और एंटीबॉडीज़ होंगी डिफरेंट किस्म की इनकी। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस होंगी, मैलर रैश, बटरफ्लाई रैश। मैलर रैश और डिस्कॉइड रैश की पिक्चर्स आती हैं आपकी ऑस्पी के अंदर। एसएलई के अंदर एक पेशेंट बना हुआ होगा जिसके फेस के ऊपर रैश होगा, बटरफ्लाई रैश। इसकी मैं पिक्चर निकाल नहीं सका, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा बाद में। बटरफ्लाई रैश होगा और जॉइंट को उसने पकड़ा हुआ होगा ऐसे, तो ये एसएलई में होगा। इनमें से इन 11 में से 4 पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी एसएलई की डायग्नोसिस के लिए।
तो इसमें थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, बस ये टेबल आपने पीड्स के लिए करना है, बाकी सारा मेडिसिन से ही करना है आपने। जो चीज़ें मेरा सजेशन ये, जो चीज़ आप उधर से कर सकते हो डेविडसन से या मेडिसिन की किसी बुक से, वो आप वहीं से करो, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना ये थोड़ी सही नहीं है, मतलब उसमें इम्पोर्टेंट पता नहीं लगता आपको कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है करने वाली है कि नहीं, इसने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, तो वो आपके लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये रिटेन भी इतना अच्छा नहीं रहती, तो इस वजह से मैं यहाँ से आपको सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है आपके पीड्स के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके, सेप्टिक आर्थराइटिस कैसे होगा, नेम में इसके भी आपको पता लग रहा है सेप्टिक आ रहा है इसके अंदर। सेप्टिक कैसे होगा, इसके अंदर होगी इन्फेक्शन इन्वॉल्व, या तो वो सेप्सिस सेप्टिसीमिया आपको पता होगा, ब्लड के थ्रू आएगा इन्फेक्शन, किसी और जगह इन्फेक्शन हुआ हुआ था, लंग्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, या ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ हुआ था, या कुछ ट्रॉमा के थ्रू ब्लड के अंदर आ गया ऑर्गेनिज्म, और वो फिर जॉइंट में आके उसने इन्फ्लेमेशन करवा दी, तो दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो सकती है, वो ट्रॉमा में होगी कि जॉइंट जो है उसको चोट लगी, ओपन हो गया था, उसकी वजह से वहाँ से ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया। स्किन के ऊपर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, स्टेफ ऑरियस होता है, तो उससे होता है बेसिकली ट्रॉमा हो जाता है, तो स्टेफ ऑरियस से चला जाता है अंदर। बाकी इसमें और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एटोलॉजी आपने करनी होती है, न्यूनेट्स में अलग है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन है, और स्टेफ ऑरियस सेकेंड के ऊपर है, ओल्डर चिल्ड्रन में स्टेफ ऑरियस पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, ये इतनी बात आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और ऑर्गेनिज्म याद करो तो अच्छी बात है सारे। कि न्यूनेटल एज ग्रुप में इतनी बात क्या रखिए, न्यूनेटल एज ग्रुप में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन होगा, और एडल्ट थोड़ा ओल्डर चिल्ड्रन में एस स्टेफ ऑरियस इन्वॉल्व होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई थी, अब आप मुझे बताओगे, इन्फेक्शन है ना तो इन्फ्लेमेशन होगी इसके अंदर, तो क्या किस तरह का जॉइंट होगा, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है, टेंडर, वार्म, रेड, लिमिटेड मूवमेंट, ये चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, अब फीवर भी हो सकता है, इन्फेक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे फीवर हो सकता है, तो बच्चा फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। दूसरा, किसी बच्चे का अगर पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन है, उसका आपको पता नहीं लग रहा कि फीवर क्यों हुआ हुआ है, तब भी आपने उसके जॉइंट्स चेक करने हैं अच्छे तरीके से। बच्चों को होता है जॉइंट में सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ हुआ होता है, और अ, बता नहीं रहे होते वो, या पता नहीं लग रहा होता, फीवर के साथ सिर्फ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इस तरह नहीं आएगा, उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन होगा ये वाला। डायग्नोसिस में आपको बता चुका हूँ, जब भी आर्थराइटिस आएगा आपने शुरू कहाँ से करना है, एक्सरे से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि बोन्स और जॉइंट की बात है। एक्सरे करोगे आप, चेक करोगे उसको, उसके बाद आप सैनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करोगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाओगे सैनोवियल फ्लूइड के। ठीक है, कुछ टाइप्स के आर्थराइटिस में या ऑस्टियोमाइलिटिस में एमआरआई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो एमआरआई आपने करवाना है, तो वो भी आप लिख सकते हो हर हर उसमें। सैनोवियल फ्लूइड एनालिसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा इसमें डब्ल्यूबीसीज होंगे, वो पॉजिटिव, कल्चर एंड सेंसिटिविटी पॉजिटिव होगी। न्यूट्रोफिल्स काउंट रेज हुआ होगा, ये सीबीसी की बात हो रही है, उसमें जॉइंट फ्लूइड में तो रेज्ड है ही है, वैसे भी रेज्ड होगा। और शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट न्यूट्रोफिल काउंट में, जब आप कोई डब्ल्यूबीसी काउंट में कहता है तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स फॉर्मेशन हो रही है। इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल के जो प्रिकर्सर्स होते हैं ना, माइलोसाइड, मेटामाइलोसाइड, बैंड सेल्स, तो ये शिफ्ट टू लेफ्ट है अगर वो सर्कुलेशन में आ रहे हैं। ये शिफ्ट टू लेफ्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो ये मलिग्नेंसी में होता है, या इन्फेक्शन में होता है। मलिग्नेंसी में किस वजह से होता है कि सेल्स बन ही बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, तो AML में आई गेस एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है उसके अंदर होता है, तो या फिर इन्फेक्शन के अंदर होगा।
एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, या किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसमें हो सकती है शिफ्ट टू लेफ्ट। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है ये। अपेंडिसाइटिस में पढ़ोगे भैया आप, उसके क्राइटेरिया के अंदर भी है ये। ईएसआर रेज्ड होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है। रेडियोग्राफ के अंदर क्या होगी? वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस होगी। अब ये वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस का क्या मसला है कि ये सेप्टिक के अंदर भी हो सकती है, और कोई इसके साथ स्पेसिफिक नहीं है, बाकियों के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी डिमॉन्स्ट्रेट फ्लूइड्स इन जॉइंट इन्फेक्शन, स्पेशली इन हिप। हिप का है तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओगे, उसमें इफ्यूजन आपको मिलेगी, जॉइंट इफ्यूजन, फ्लूइड अकोमोडेशन इन द जॉइंट स्पेस। एमआरआई से आप क्या करोगे? ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है एमआरआई की, ये आपको अच्छी तरह जो है वो बता देता है कि क्या डिजीज़ है। ऑस्टियोमाइलिटिस को भी डिफरेंशिएट कर देगा, सेलुलाइटिस से भी, और एब्सेस फॉर्मेशन, इन सब को डिफरेंशिएट कर देगा। डिफरेंशियल्स आपके वही बनेंगे, टीबी, ट्रॉमा, जेआईए, लाइम डिजीज़ टिक की वजह से जो होती है, ये सारी हो जॉइंट के पेन के साथ प्रेजेंट करती हैं। और जो इसके अलावा मैंने आपको बताई थी सारी, वो भी आप डिफरेंशियल्स में लिख सकते हो, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेलुलाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन एंड ऑल अदर्स। मैनेजमेंट क्या होगी इसकी? और ऑस्टियोमाइलिटिस की मैनेजमेंट बिल्कुल सेम है, डायग्नोसिस अलग अलग है सिर्फ। मैनेजमेंट क्या होती है दोनों की? आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के और एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी होती हैं, 3 वीक्स के लिए ही हैं दोनों में, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक देते हो? पेनिसिलिन प्लस सेफोटेक्साइम, जो एक सेफ्लोस्पोरिन है, ये न्यूनेट्स में आप दे सकते हो। और ऑक्जेसिलिन विच इज़ अ पेनिसिलिन प्लस सेफ्ट्राइक्सोन, ये आप ओल्डर चिल्ड्रन में दे सकते हो। सेम कॉम्बिनेशन सेम है, पेनिसिलिन प्लस सेफ्लोस्पोरिन। लेकिन सेफ्ट्राइक्सोन आप अर्ली बच्चे में नहीं देते हो, मतलब अर्ली एज में उसको नहीं देते हो। सेफ्ट्राइक्सोन आपने कभी नहीं लिखनी 6 मंथ से छोटे बच्चे में ज़्यादा, ठीक है, 3 मंथ से छोटे बच्चे में। अच्छा, आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद उसकी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और बच्चों में लिवर के अंदर कोई एंजाइम्स वगैरह डेफिशिएंट होते हैं। इसको मैं डिटेल्स देख के आपको बताऊंगा, मुझे भी याद नहीं आ रही, कंफर्म कर दूंगा मैं आपको। ड्रेनेज ऑफ द जॉइंट स्पेस कर सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया, ओपन एक्सप्लोरेशन करके, एस्पायरेशन भी से भी ड्रेनेज कर सकते हो नीडल के थ्रू, और सर्जिकल ड्रेनेज ओपन करके ओपन एक्सप्लोरेशन से भी कर सकते हो। ये सारी मैनेजमेंट सेम है, एंटीबायोटिक्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर। अच्छा, ऑस्टियोमाइलिटिस में अब क्या होगा? अब हम पहले सिर्फ जॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जॉइंट के ऊपर ज़्यादा सेप्टिक आर्थराइटिस में मसला होगा। ऑस्टियोमाइलिटिस में पूरी बोन के अंदर मसला होगा, जॉइंट में हो सकता है ना हो। जो बाकी जगह पे लिम्ब के अंदर है ना, वहाँ पे पेन होगा, वहाँ पे। इसमें लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इसमें भी होगी, वार्म रेड टेंडर इसमें भी होगा, फीवर इसके अंदर भी होगा, इसलिए उसकी बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये चीज़ इसमें मसला करेगी। ऑर्गेनिज्म, कॉमन ऑर्गेनिज्म वही हैं, स्टेफ और स्टेप्ट, ठीक है। इसकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो आपको पहले पढ़े होंगे आपने पैथो में। साल्मोनेला टाइफी जो है वो, साल्मोनेला जो है वो ऑस्टियोमाइलिटिस करवाता है इन सिकल सेल पेशेंट्स, और सुडोमोनास करवाता है जिसमें नेल इंजरी हुई भी होगी, ठीक है। नेल्स जो है ना पंक्चर कर देती हैं, पाँव में लग जाती हैं बच्चों के, पड़ी हुई, ठीक है। रस्टेड जो होती हैं ख़ास तौर पे, उसमें ये सुडोमोनास होता है। तो ये दो एसोसिएशंस आपने याद करनी है। बाकी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे होता है ऑस्टियोमाइलिटिस। वही वाला दो मैकेनिज्म है। डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी हो सकती है ट्रॉमा की वजह से, ब्लड के थ्रू आ सकता है ऑर्गेनिज्म, ऑस्टियोमाइलिटिस करवा सकता है, और सेप्टिक आर्थराइटिस भी ऑस्टियोमाइलिटिस में कन्वर्ट हो सकता है, और ऑस्टियोमाइलिटिस भी सेप्टिक आर्थराइटिस के तौर पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी। ये चीज़ें क्लिनिकल फीचर सेम, डायग्नोसिस में टेस्ट तो आपने सेम करवाने हैं, लेकिन कैसे होगा, एडिशनल क्या होगा, जॉइंट से बात जो है वो निकल आएगी, बोन्स और स्किन की आ जाएगी। तो पहले आप साइनोवियल फ्लूइड का कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर रहे थे, अब बोन और स्किन का करोगे आप, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा। उसी की बेसिस पे आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाओगे, और देखोगे उसकी सेंसिटिविटी है कि नहीं। एक्सरे पे इसकी कोई फाइंडिंग आपको पता नहीं लगेगी। एमआरआई जो है वो मोस्ट सेंसिटिव है,
ठीक है, बोन स्कैन भी याद रख लो। एमआरआई पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस है, सेलुलाइटिस है, हीमाटोमा है, कोई और कॉज है, क्या है। डिफरेंशियल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, इसमें बोन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आप सेप्सिस वाले भी लिख सकते हो, सेप्टिक आर्थराइटिस वाले, लेकिन ज़्यादा बोन्स वाले पहले आपने देखें कि फ्रैक्चर हो गई है बोन, उससे पेन हो रहा है, बोन सिस्ट्स बन गई हैं, ठीक है, या बोन ट्यूमर बन गए हैं, इविंग सार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा है, ये बोन ट्यूमर्स जो होते हैं ये कॉमन होते हैं बच्चों में। इनकी डिटेल आप सर्जरी में पढ़ोगे तो ये आप डिफरेंशियल्स में देख सकते हो, लिख सकते हो। मैनेजमेंट वही, एंटीबायोटिक थेरेपी, स्प्लिंटिंग, एस्पायरेशन, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन वही करनी है आपने। ड्यूरेशन उसमें भी 3 वीक्स था, इसमें भी 3 वीक्स है। उसमें इसने बता दिया हुआ है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, इसमें आपने बस इसमें इसने लिख दिया कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी की बेसिस पे ही आप एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके अलावा अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, और कल हमने जो एंथ्रोपोमेट्री डिस्कस की थी उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज एंड नंबर होता है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज होता जाएगा किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बच्चे का पूरा ओवरऑल, उसको हम ग्रोथ कह देंगे। डेवलपमेंट क्या क्या होती है? डेवलपमेंट होती है कि उस ऑर्गन का फंक्शन भी डेवलप हो रहा हो। फॉर एग्जांपल सीएनएस का क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, सेंसरी सिस्टम है, सारा कुछ इसके अंदर है। तो वो फंक्शन भी डेवलप हो रहा हो, तो फंक्शनल मैचुरेशन जो होती है दैट इज़ डेवलपमेंट। और जो साइज़ का इंक्रीज होता है दैट इज़ ग्रोथ। ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी है, हो सकता है बच्चे का साइज़ बड़ा हो लेकिन उसकी बोन्स बन रही हो, जॉइंट बन रहे हो, मसल फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उसको चलना ना हो। तो अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ग्रो कर रहा है तो इट डजेंट मीन कि वो डेवलप भी कर रहा है। ग्रो कर रहा है मतलब साइज में बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है कि बच्चा चलना भी शुरू हो, उस सिस्टम का जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म हो। तो ये चीज़ है, बस इसमें इतनी बात है, हमें इसने कहानी लिखी हुई है सारी। वेट, अब वेट जो है वो, क्योंकि सबसे जल्दी बच्चे का जो एक्यूट या क्या कहेंगे उसको, थोड़े टाइम में अगर आप मैयर करना चाहते हो ना कि बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सबसे पहले उसका वेट इंक्रीज हो रहा होता है, और बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा होता है बर्थ पे, उसके यंग एज के अंदर, बर्थ के बाद। फॉर बर्थ पे क्या वेट होता है? टेबल याद किया किसी ने? बर्थ के, यस बता दूंगा। 3.5 kg होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसकी रेंज है वैसे 2.5, इसकी लोअर लिमिट है, और 4.5 अपर लिमिट है। 2.5 से नीचे अगर बर्थ वेट हो तो दैट इज़ लो बर्थ वेट। 1.5 kg से कम हो तो दैट इज़ वेरी लो बर्थ वेट। और अगर 1 kg से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। और 4.5 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये मैक्रोसोमिया है, बड़ा बच्चा है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है इसमें। इसलिए आपने ये याद करनी है सारी, ये डिफरेंट चैप्टर्स में लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी है इसने। अच्छा, पहले बच्चा पैदा होगा, वेट उसका इतना होगा, फिर जब वो मेकोनियम वगैरह, जो बेसिकली उसकी जीआईटी के अंदर सारा मटेरियल होता है वो निकल जाएगा, वाटर सारा लूज़ करेगा, ये वाली सारी चीज़ें होंगी, फिजियोलॉजिक चेंजेस होंगी, थोड़ा सा लूज़ करेगा बच्चा वेट, थोड़ी थोड़ा पहले 10 एक दिन में, पहले वीक में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू पॉइंट हैं, ये आपके आते हैं एज इट इज़। पहले वीक के अंदर, पहले 3 मंथ्स के अंदर कैसे वेट इंक्रीज होता है? 30 ग्राम्स पर डे या 200 ग्राम्स पर वीक। 7 डेज होते हैं ना, तो 210 ग्राम्स बनता है, जो भी याद कर लो इसमें से। और उसके बाद 150 ग्राम्स पर वीक, 1 साल तक। लिख लो इसको, याद करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डबल्ड एट 6 मंथ्स, ट्रिपल्ड एट 1 ईयर, 4 टाइम्स एट 2 ईयर्स, ठीक है। रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, सारी चीज़ें उसकी जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रही हैं, तो वेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, डबल ट्रिपल। मतलब 3.5 का था, इससे आप वैसे ये नीचे वाला टेबल, चलो मैं आपको करवाता हूँ अभी, ठीक है। ये चीज़ होती है। और
वेट करना कैसे, ये वैसे प्रैक्टिकल बात है कि बच्चे जो है सिर्फ अपने अंडरवेयर में होना चाहिए, कोई उसने चप्पल वगैरह ना पहने हुए हो, कोई और ज्वेलरी टाइप इस तरह की चीज़ ना पहनी हुई हो, सिर्फ उसको आपने खड़ा करना है, ये आपने वेट करना होता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना था, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसको आपने कैसे याद करना है, ये अगर आप पाउंड्स वाली याद करोगे ना, ये पहले पाउंड्स वाले, तो इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेट में, क्योंकि आपका जो सिनेरियो वो आता है, एमसीक्यू आता है, उसके अंदर केजी में दिया होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो केजी ही स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर पाउंड्स में करोगे तो हमने क्या बात की थी कि बर्थ के ऊपर जितना होता है वो 6 मंथ्स के ऊपर डबल हो जाता है, तो यहाँ रूल ऑफ 7 अप्लाई हो रहा है। 7 बर्थ पे था, फिर डबल हो जाता है 6 मंथ्स पे, ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर पे, क्वाड्रुपल हो जाता है 4 टाइम्स 2 ईयर्स पे। तो ये इस तरह याद कर सकते हो आप। ठीक है, 7 14, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया 21, 4 टाइम हो गया 28, 3.5, ये 35 है और 3.5 है, 3 और 5, 3 और 5, ये हो गया 7 इंटू 7। इसमें अब हर चीज़ ना आपकी 7 से रिलेटेड है, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 10 70। तो ये रूल ऑफ 7 के थ्रू आप पाउंड्स वाला याद कर सकते हो, फिर इसको वेट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, या वेट वाला ही डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है। इस तरह हो गई। अच्छा, हाइट का क्या सीन है? ये कभी आपके एमसीक्यू में आई नहीं है, लेकिन अगर वेट का इतनी डिटेल से वो पूछ सकता है तो हाइट का भी पूछेगा ही कभी कभी, कभी ना कभी। तो अ, इसमें जो भी सारी बात लिखी हुई है ना, वो आपके टेबल में पूरी हो जाती है। ठीक है, हाइट जो होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, अगर आपने किसी बच्चे की ग्रोथ करनी हो कि पिछले 1 साल में इसकी कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो हाइट ज़्यादा अच्छा मेजर करती है। ठीक है, शॉर्टर पीरियड में करनी हो तो वेट ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, और अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में करनी हो तो हाइट ज़्यादा अच्छा है। और ठीक है, हाइट है डिफरेंट एजेस, ये वाला टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसमें से आता है 50 75 85 95 100। मैंने तो इस तरह याद किया हुआ था, 1 2 3 4, 50 75 85 95 100, इस तरह एक ही नंबर याद कर लो। या इसका दूसरा तरीका होता है, इसको फ़ोन नंबर बना लो और इसको आप याद कर लो, फिर इस तरह 5075859500 100। ठीक है, और 1 2 3 4। अब इसमें जो चीज़ याद वहाँ एमसीक्यू देख के नहीं आती, वो ये है कि 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर पे था, या 1 ईयर 1.5 ईयर इस तरह था, क्योंकि जो हेड सर्कमफेरेंस आएगा वो 3 3 मंथ्स के डिफरेंस से चेंज हो रहा होता है, तो वो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला वगैरह और वगैरह वगैरह। हेड सर्कमफेरेंस आपने सिर्फ अ, ये वाला टेबल करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेड साइड में भी दिया हुआ है ये, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू हैं शायद, तो आप यहाँ वाला करना। बर्थ 35, फिर 41, 3 मंथ्स के डिफरेंस के साथ है ये, तो इस तरह आपने ये कर लेना। अब इसमें आपको पता होना चाहिए छोटा हेड और बड़ा हेड, मतलब स्मॉल साइज़ है या लार्जर साइज देन नॉर्मल है, तो वो किस किस वजह से होगा। लार्जर साइज में कॉमन चीज़ जो है वो क्या होगी, हाइड्रोकेफलस है। ठीक है, जो जब तक सुचर्स क्लोज नहीं होते 18 मंथ्स पे और 12 मंथ्स पे, 18 मंथ्स पे क्लोज होने होते हैं ना, तो वो जब तक क्लोज नहीं होते तब तक अगर अंदर सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हेड साइज भी साथ साथ इंक्रीज होगा, सुचर लाइंस क्योंकि क्लोज नहीं हुई हुई। और वो जब बढ़ गया एक दफ़ा सर, तो वो दोबारा से नॉर्मल नहीं आएगा क्लोज होने के बाद सुचर लाइंस, ये मसला होता है इसमें। अच्छा, और अगर छोटा सर है तो वो एनएनसेफली और इस टाइप की जो डिजीज़ है ना, माइक्रोसेफली, इनमें होता है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। 5 ईयर्स के बाद एज सच इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, इसलिए 5 ईयर्स के बाद उसने नहीं लिखा। बाकी हाइट के अंदर ये होता है कि बचपन में बहुत जल्दी इंक्रीज़ करती है, फिर दोबारा जब इंक्रीज़ होना शुरू होती है जब एडोलेसेंस की एज आती है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उस टाइम पे रैपिड ग्रोथ दोबारा होती है टीन एज के अंदर। टेंटिशन याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैंने जो याद किया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन से टाइप के टीथ निकल रहे होते हैं, इंसाइजर्स पहले निकल रहे होते हैं, या सबसे पहले जो है वो नीचे के इंसाइजर्स इंसाइजर्स जो टीथ है वो निकलते हैं। ठीक है, ये बस इतना याद किया था मैंने, और मैं वैसे हो नहीं पाया था। बाकी
डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं डेवलपमेंट के अंदर, उसके 4 सब ग्रुप्स हैं। बस अब मैं आपको सब ग्रुप्स बता के इसको ख़त्म करता हूँ। सब ग्रुप्स क्या हैं उसके, ग्रॉस मोटर, बच्चे की जो वैसे मूवमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, हाथ हिलाना, ठीक है, चलना, स्टेपिंग, सर को हिलाना, ये वो चीज़ें। फाइन मोटर एंड विजन, फाइन मोटर क्या होंगी, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है, ये फिंगर्स की मूवमेंट, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, ये वाली जो होती हैं फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं। और ये फाइन मोटर के लिए आपकी विजन साथ ज़रूरी होती है, तो इनको इकट्ठा रखा हुआ है। हियरिंग एंड स्पीच, ये भी आपको पता है कि सुनेगा बच्चा तो स्पीच आएगी उसको, अगर हियरिंग नहीं है तो स्पीच भी नहीं होगी, या हियरिंग ठीक नहीं है तो स्पीच भी अफेक्टेड होगी, तो इन दोनों को इकट्ठा रखा है। और सोशल बिहेवियर क्या है कि मदर और फादर की तरफ देख के उसका क्या बिहेवियर है, स्ट्रेंजर्स के साथ उसका क्या बिहेवियर है, स्माइल करता है नहीं करता, रोता है, और ये वो सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ सोशल बिहेवियर में आती हैं। तो इसमें आपने जो टिपिकल 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5 इस तरह जो है ना, उसके ऊपर आपने मेजर मेजर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तो लाजमी याद करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज आते हैं। और जो माइनर किस्म के हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप याद करो या ना करो, हैं बहुत सारे, ये आप चैप्टर ये देखोगे तो ये मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। अभी इसको हम न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस देख के और फिर ख़त्म करते हैं। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस याद किए हैं किसी ने? आवाज़ आ रही है वीडियो की? reflexes so that I can really see the movement of his body without there being clothes in the way. Just in the lower portions of the central nervous system, development of those lower centers with proper development. So the first reflex we're going to look at is the asymmetrical tonic neck reflex, or the ATNR. So Robert is sort of doing a partial ATNR right now, but what we do for that reflex is we turn the head to one side, and we see flexion of the arm on the head side and extension of the arm on the face side. And so it's also called the fencing reflex. So we'll turn to the other side. We always want to assess both sides so that we can see if there are any asymmetries, because asymmetries can be sort of a red flag. And Robert's pretty relaxed here, so there we go. There comes that reflex. So we see a little bit of extension of that arm on the face side, flexion on the head side, and again, we see that ATNR kind of kick in. This reflex usually is present at birth and integrates by about 4 to 6 months of age. If the reflex persists, it can get in the way of development of good eye-hand coordination and reaching and grasping. So the next reflex that we're going to is rooting. And so the rooting reflex is sort of a food-finding reflex. So I'm going to just stroke Robert's cheek here. He's not happy that I took away his pacifier. And you can see he turned his head to find that stimulus and then to suck. So we'll see if he goes to the other side. And he does. He overshot it a little bit. And that's a real classic rooting when you see that head going back and forth. And so we see that Robert has that reflex present. Most babies all should have that reflex at birth, and it usually integrates by about 3 months of age, when the baby really starts to gain good head control and doesn't need reflexive movement for food finding to find that nipple on the bottle or on mom's breast, and can really just go to it on their own. The next reflex we're going to look at are the grasping reflexes. And so I'm going to note that Robert's hands are mostly fisted, but they open a little bit. And so when they're kind of open here, I'm going to put my thumb in his palm, and you can see he's grasping me sort of rather tightly. And then we see the same thing in the feet. So if we push on the toes, we see those toes curl, or push on the ball of the foot, excuse me, those toes curl pretty strongly. And so this grasping reflex in the palmar grasp usually integrates by about 4 to 7 months of age. Plantar grasp is going to integrate by about 9 to 12 months of age. And this really coincides with development of reach and grasp in the upper extremity. So if the reflex persists beyond इसमें कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को?
आई थिंक ये ना वो स्पीड डिफरेंट आ रही है लोगों के पास, तो उससे वॉइस में और उस पिक्चर में मसला हो रहा है। हाँ, तो इसका मैं ट्राई करूँगा कि लिंक किसी तरह जो है वो पोस्ट कर दूँ। तो हम इसको वैसे देख लेते हैं कि कैसे आप जो है ना ये परफॉर्म कैसे करते हो। मोर रिफ्लेक्स में आपने क्या करना होता है बेसिकली। मोर रिफ्लेक्स में आपने बच्चे को लिटा लिटा के उसके नीचे आपने तकिए रखने हैं उसकी कमर के नीचे। ठीक है, उसके बाद बच्चे को आपने थोड़ा सा उठाना है, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, बिठा के थोड़ा सा उसको उठाना है आपने इस तरह। ठीक है, फिर उसके दूसरा हाथ नीचे रख सकते हो आप, या पिलो के ऊपर उसको आपने अचानक से गिराना है। ठीक है, तो जब वो पीछे की तरफ ऐसे जाएगा ना, आपके घर में अगर कोई बच्चा है इस एज का, 5 मंथ 6 मंथ इसके अराउंड का, 3 मंथ्स का, तो उसके ऊपर आप ये करके भी देख सकते हो। तो वो बच्चा ना अपने बाजू इस तरह बाहर की तरफ फैलाएगा और टांगे भी उसकी फैल जाएंगी। ठीक है, एक्सटेंड कर देगा अपने आर्म्स को और फिर फ्लेक्स करेगा ऐसे, पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर की तरफ ऐसे बाजू अपने फैलाएगा। जिस तरह ये पिक्चर आप देख रहे हो ना, बाहर की तरफ खोलेगा बाजू और फिर अंदर की तरफ करेगा। तो ये मोरो रिफ्लेक्स है। ठीक है, अब ये तकरीबन इसमें से सारे ही जो एग्जेजरेटेड, और आपने क्या करना है कि इंक्रीज किस में होते हैं और डिक्रीज किस चीज़ में होते हैं, और एसिमेट्रिकल किस में होते हैं। इंक्रीज किस में होगा, सेरिब्रल इरिटेबिलिटी, कोई सेरिब्रल इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसको, ब्रेन सीएनएस का या कुछ इस तरह का मसला है ना उसका, एब्सेस है, इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से सेरिब्रल इरिटेबिलिटी हो सकती है, उसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है ये। नॉर्मल से ज़्यादा होगा। और आपको नॉर्मल का कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल कौन सा है? जब आप 50-100 बच्चों का कर लोगे ना ये, माशाल्लाह, अगर आपका पीड्स में चक्कर लगता है तो बच्चे हैं बहुत हैं, तो आप ये करोगे इतने एक बच्चों का, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल कितना होता है। तो वो एग्जिजरेटेड होगा, उससे पता लगेगा। और स्लो का भी इस तरह पता लगेगा। स्लो किस चीज़ में है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर हाइपोक्सिया हो जाता है ब्रेन को, उससे इंसल्ट होती है फ़ौरन से। बच्चा पैदा होने के बाद फ़ौरन से रोया नहीं है, तो इट मीन्स डिलेड कराई थी उसकी, तो इट मीन्स कि उसको ऑक्सीजन जो है वो उतनी देर में नहीं मिली। तो थोड़ी देर के लिए भी जो बर्थ के ऊपर ऑक्सीजन का अगर मसला होता है, सेकंड्स में भी, तो ब्रेन में डैमेज हो, इनकेफ्लोपैथी हो सकती है। तो वो हो सकता है, उसकी वजह से डिक्रीज्ड होगा मोरोज रिफ्लेक्स, या एब्सेंट होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक किसमें होगा, ये मैंने कल भी बात की थी कि अगर कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी है या ऑर्थोपेडिक इंजरी है, तो उसकी वजह से एसिमेट्रिक होगा। एक साइड पे सही आ रहा होगा, एक साइड पे डिमिनिश्ड या एब्सेंट होगा। तो वो अर्ब्स पैरालिसिस है, या फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द हेमरस, या क्लेविकल का डैमेज, फ्रैक्चर, ये बर्थ होते हुए ये सारे डैमेज हो सकते हैं, लाइक जब बर्थ कैनाल से बच्चा हो रहा होता है। रूटीन सकिंग रिफ्लेक्स क्या है? रूटीन सकिंग रिफ्लेक्स है कि जब आप बच्चे के लिप्स के पास लेकर जाओगे ना उंगली, थोड़ा सा उसके लिप्स को हाथ लगा, इसको लिप्स से थोड़ा साइड पे स्किन पे जो है ना ऐसे स्ट्रोक करोगे ना, तो वो उस तरफ मुड़ भी जाएगा बच्चा जिस साइड पे आपने हाथ लगाया, और फिंगर को जो है वो सक करेगा। ठीक है, तो इसमें आपने अपने हाथ को पहले डिसइंफेक्ट करना है अच्छी तरह, फिर जो है ये परफॉर्म करना है। बच्चों की में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है आपके थ्रू। तो इसको आपने पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है और फिर ये ट्राई मारनी है। ग्रेस रिफ्लेक्स, या आपने बच्चों के साथ अगर है, तो ये वो आप उसको उंगली दोगे ना, वो पकड़ लेगा आपकी उंगली। ठीक है, ग्रेस्प कर लेगा, तो ग्रेस रिफ्लेक्स है। सिंपल सी बात है। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या है? अब ये होता है बबिन्सकी। बबिन्सकी कब आता है आपके पास? 4 to 6 मंथ ऑफ एज तक। सॉरी, ये प्लांटर रिफ्लेक्स है। बबिन्सकी जो है ना 1 ईयर तक नहीं आता है ये। बाय द वे यहाँ पे बात आ गई है, 1 ईयर तक जो है वो बबिन्सकी पॉजिटिव नहीं होता। कोई भी मसला हो, बबिन्सकी मतलब डेवलप ही नहीं हुआ हुआ था अभी, तो उसकी बेसिस पे आप अपर मोटर और लोअर मोटर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या करोगे, जब आप स्ट्रोक करोगे ना, प्लांटर सोल वाली साइड को
मेटाटार्सल्स को तो बच्चा अपने पाँव जो है वो टोज जो है उनको मूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रास्प रिफ्लेक्स का ही नीचे वाला काउंटर पार्ट है। ग्रास्प में वो अपने हैंड फिंगर से जो है वो आपको ग्रास्प कर रहा था, और जब आप नीचे स्ट्रोक करते हो तो टोज को जो है वो मूव करता है। ठीक है, ग्लैबेलर रिफ्लेक्स सिंपल बात है, ग्लैबेला पे जब आप उसके हाथ रखोगे वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। ठीक है, टाइट क्लोजर ऑफ आइज जब आप ग्लैबेला के ऊपर टच करते हो। डॉल आई रिफ्लेक्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें डॉल की जरा आए जिस तरह एक तरफ फिक्स होती है ना, मतलब मूव तो नहीं करती डॉल की जो आइज़ होती हैं, सॉरी मूव करती हैं यानी आपके ऊपर फिक्स नहीं होती हैं उसकी। जिस तरफ आप उसका मुंह लेकर जाते हो डॉल का, उसी तरफ उसकी आंखें भी चली जाती। तो इसी तरह बच्चे में भी है, जिस तरफ आप उसका साइड करोगे, फेस को मूव करोगे, उसी साइड पे उसका आइज़ भी चली जाएंगी, फिर वो दोबारा लेकर आएगा फिक्स करने के लिए आइज़ आपकी तरफ, या कोई भी जो उसको ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो आप। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले उनके अंदर ये नहीं सही नहीं होता है टॉनिक रिफ्लेक्स। ठीक है, वो अपनी नेक को होल्ड नहीं करते। ठीक है, या टॉनिक रिफ्लेक्स में जो है वो उनकी हेड के अंदर नेक के अंदर टोन नहीं होती। टोन का क्या मतलब है? टोन मींस जो रेजिस्टेंस आपको आती है ना जब आप मूव करवाते हो उसकी नेक को, तो जो रेजिस्टेंस फील होती है आपको, दैट इज टोन। नेक मसल्स की टोन है, तो वो है, ये आप करके देखोगे। उसकी नेक को आप जो है वो साइड टू साइड मूव करके देख सकते हो। प्लेसिंग रिफ्लेक्स जब आप उसको कहीं पे खड़ा करोगे तो वो अपने पाँव रख लेगा। ठीक है, तो वो प्लेसिंग रिफ्लेक्स है। अगर आप उसको खड़ा करते हो तो एक पाँव टिका के वो दूसरा पाँव उठाने की कोशिश करेगा, तो ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, या वॉकिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं इसको। गैलेंट रिफ्लेक्स ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हो, आपके बच्चे का जो स्पाइन है ना उसकी एक साइड के ऊपर आप ऐसे स्ट्रोक करते हो, किसी भी हाथ से भी कर सकते हो, या कोई स्टिक वगैरह लेके उसको हल्का सा आप यहाँ पे स्ट्रोक करते हो। तो जिस साइड पे आप स्ट्रोक कर रहे हो ना, हिप उस साइड पे मूव करेगी उसकी। ठीक है, उस साइड पे वो होगी, मूव करेगी। ठीक है, और जो उस साइड की लिम्ब है वो फ्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, ये आप करके देख, ये रिफ्लेक्स है। विड्रॉ रिफ्लेक्स है, सोल के ऊपर आप प्रिक करोगे तो पेन से वो विड्रॉ करेगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इससे आगे वाले, ये वाले आखिरी दो इंपॉर्टेंट है, पैराशूट और लंडाओ रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, लंडाओ रिफ्लेक्स में आपको क्या करना होता है, ये इधर ये पता नहीं इसने अजीब सा बना रखा है ये, इनको बच्चे को उल्टा करना है आपने। ठीक है, और एब्डोमेन के नीचे आपने हैंड रखना है। ठीक है, जब आप एब्डोमेन के नीचे हैंड रखोगे, बच्चे को उल्टा अपने अपने हाथ के ऊपर बच्चे को उल्टा लेटाओगे, तो वो अपने नेक को फ्लेक्स करेगा, हेड को फ्लेक्स करेगा। ठीक है, और ट्रंक को फ्लेक्स कर लेगा। ठीक है, सॉरी मेरे ख्याल से उलट बोल दिया मैंने। नॉर्मल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हेड और ट्रंक करेगा, और फ्लेक्श, सॉरी, जब आप उसके हेड को फ्लेक्स करवाओगे, आपने खुद करवाना है, हेड को फ्लेक्स करना है और हेड को एक्सटेंड करवाना है, तो उसकी वजह से चेंजेस आएंगी। जब आप हेड को फ्लेक्स करते हो तो फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक एंड हिप्स होगी, और अदरवाइज इसी तरह होगा। पैराशूट रिफ्लेक्स में जब आप उसको पैराशूट पोजीशन में करोगे, ये इस तरह दिखाया भी हुआ, तो वो पैराशूटर होता है ना, जैसे हाथ खोल के ऐसे आ रहे होते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वैसे वो पैराशूट रिफ्लेक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दो रिफ्लेक्स हैं, ये इनकी टाइमिंग डिफरेंट है, ये ऊपर हम देख भी लेते हैं। जो पैराशूट रिफ्लेक्स है तो कभी डिसअपियर नहीं होता है बच्चों के अंदर, और जो रंडाव है ये 2 इयर्स या 15 मंथ्स टू 2 इयर्स पे डिसअपियर होता है। ग्लेबेलर का डिफरेंट है, परसिस्ट करता है। बाकियों का करीब करीब ही है, 4 to 6 मंथ्स है कुछ का है। तो ये आपको ड्यूरेशंस जो हैं वो बेसिकली इसमें याद रखने वाली जो बात है, जो आपके थ्योरी के पेपर में चेक होती है, वो कब अपीयर होता है कब डिसअपियर होता है, क्यों अपीयर नहीं हुआ, क्यों डिसअपियर नहीं हुआ, ये कॉजेज़ जो है वो आ जाती हैं एमसीक्यूज में। इसके अलावा कुछ नहीं है।